नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ कुमार और द पॉलिटिकल जोन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का चैप्टर 5 यानी समकालीन दक्षिण एशिया के बारे में। तो दोस्तों इस पर ऑलरेडी एक वीडियो आ चुकी है पार्ट 1 यानी चैप्टर 5 का पार्ट 1। तो जिन्होंने नहीं देखा जाकर जरूर देख लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों इस पर एक पार्ट और आएगी पार्ट 3 यानी वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाकर जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों बांग्लादेश के बारे में हम जानेंगे डिटेल से कि बांग्लादेश में लोकतंत्र है या कोई और शासन। तो दोस्तों आपको जानकर खुशी होगी कि बांग्लादेश में लोकतंत्र कायम है, और बांग्लादेश के बारे में हम और डिटेल से जानते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, बांग्लादेश 1971 तक पूर्वी पाकिस्तान का क्या था, हिस्सा था। यानी दोस्तों जब भारत का आज़ाद हुआ और भारत और पाकिस्तान में बंटवारा हुआ, तो पाकिस्तान का बंटवारा जब हुआ तो पाकिस्तान दो तरफ बना, एक पूरब के क्षेत्र में और एक पश्चिम के क्षेत्र में। यानी पूर्वी क्षेत्र में कैसे बना दोस्तों, असम और बंगाल, ये दो हिस्सों को, एक असम का क्षेत्र था एक बंगाल का, इन्हें बांट दिया गया। इसमें मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे दोनों, तो जो मुस्लिम जिसमें मुसलमान ज़्यादा थे उन्हें अलग देश यानी पाकिस्तान बना दिया गया। तो इस हिस्से में भी मुसलमान ज़्यादा थे, इसलिए इसे पाकिस्तान के रूप में बना दिया गया, एक अलग देश। तो इससे नाम पड़ा कि ये पूरब में था इसलिए इसे पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे, और ये पश्चिम में था इसलिए इसे पश्चिमी पाकिस्तान बोलते थे, लेकिन दोनों एक ही देश था। तो दोस्तों 1971 में युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान का, जिसमें इस क्षेत्र को, जो पूर्वी क्षेत्र है, उसको आज़ादी मिल गई। किससे? इससे, पश्चिमी पाकिस्तान से उसे आज़ादी मिल गई। तो इसका नाम पड़ा दोस्तों बांग्लादेश। ठीक है, इसमें बंगाली बहुल जो बोलने वाले लोग ज़्यादा थे और वहाँ के लोकल लैंग्वेज बोलने वाले थे, लेकिन इस पर उर्दू भाषा थोपा जा रहा था। किसके द्वारा? पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा उर्दू भाषा थोपा जा रहा था, और इसका ही दबदबा इधर था पूर्वी पाकिस्तान में। तो जो इस क्षेत्र के लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा नाराज थे इसके हुकूमत से। ठीक है, तो जनता प्रशासन तथा राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी की मांग कर रही थी। इसे क्या कर रही थी जनता? जब नाखुश थी तो जनता प्रशासन से और राजनीतिक सत्ता में, दोनों में, प्रशासन में और राजनीतिक सत्ता में दोनों में हिस्सेदारी मांग रही थी, क्योंकि हमें भी राज करने दो, हमें भी वोट लेने दो। तो दोस्तों पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ उन संघर्ष का नेतृत्व शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है, मुजीबुर रहमान याद रखिएगा इसे, उन्होंने कर रहे थे। उन्होंने पूर्वी क्षेत्र की स्वायत्तता की मांग की, यानी पूर्वी क्षेत्र की आज़ादी की मांग की। उन्होंने कहा कि हमें इसे अलग देश बना दो, हमें उस पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों 1970 के चुनाव में अवामी लीग को क्या हुआ कि पूर्ण बहुमत मिल गया, और इनके पास उतना क्या है, संविधान सभा में बहुमत मिल गया, आ गया कि वो पूरा का पूरा संपूर्ण पाकिस्तान में उनका बहुमत हो गया, संपूर्ण पाकिस्तान के लिए उनके पास बहुमत मिल गया। ठीक है, उन्हें तो सरकार ने इस सभा को आहूत करने से मना कर दिया था, यहाँ की जो सरकार थी। तो इसलिए शेख मुजीबुर रहमान के यहाँ के नेताओं ने क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों शेख मुजीबुर रहमान के गिरफ्तारी के बाद जो शासन था जनरल याहिया खान का सैनिक शासन था। ठीक है, लोकतांत्रिक शासन नहीं था, पहले सैनिक शासन था बांग्लादेश में। तो जनरल याहिया खान उस सैनिक शासन के कौन थे, हेड थे। यानी जनरल याहिया खान के सैनिक शासन में क्या हुआ कि बंगाली जनता के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की गई। यानी दोस्तों जो बांग्लादेश है वो जो बना, बंगाल के हिस्सों से बना और असम के हिस्सों से बना। तो जो बंगाल के हिस्सों में क्या बोला जाता है, आप जानते होंगे कि बंगाली बोला जाता है। तो इसलिए वहाँ के मुसलमान भी बंगाली भाषा बोलते थे, और उन पर पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा उर्दू भाषा को थोपा जा रहा था। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो इसी के वजह से क्या हुआ कि यहाँ के लोग नाराज हो गए, और यहाँ का दबदबा भी बहुत यहाँ ज़्यादा होता था। तो हजारों लोग सेना द्वारा इस अत्याचार में मारे गए। ठीक है, और भारत की ओर, बीच में भारत ऐसे सटा हुआ, तो ये सभी लोग भारत की ओर पलायन करने लगे, यानी भारत की ओर आने लगे उनसे बचने के लिए। तो भारतीय सरकार ने दोस्तों पूर्वी पाकिस्तान की आज़ादी का क्या कर दिया, भारतीय सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान की आज़ादी का समर्थन कर दिया। यानी भारत के सरकार जो थे उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान जो मांग कर रहा था उसका समर्थन कर दिया कि हाँ भाई तुम्हें ये पूर्वी पाकिस्तान एक अलग देश बनना चाहिए, इस पाकिस्तान से स्वतंत्र होना चाहिए। चूँकि यह इसका गुलाम नहीं था, लेकिन गुलाम जैसा इससे व्यवहार किया जा रहा था। तो भारत ने इससे वित्तीय सहायता भी दिया पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान को जो बांग्लादेश है, और सैन्य सहायता भी दिया। इसी बीच दोस्तों भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया दोनों में, और
यह युद्ध का विजेता कौन रहा? भारत रहा। इसमें कौन कौन हुआ? बांग्लादेश जीता इस युद्ध को, और बांग्लादेश एक अलग देश के रूप में उसका उदय हुआ। ठीक है, इसी युद्ध में 1971 के युद्ध में बांग्लादेश एक अलग देश के रूप में विकसित हुआ, उदय हुआ उसका। बांग्लादेश एक अलग देश बन गया। तो यही थी बांग्लादेश का उदय की वजह। तो दोस्तों एक नया संविधान बनाया गया, उसमें एक धर्मनिरपेक्षता। कहाँ बनाया गया? तो इसी बांग्लादेश में एक नया संविधान बनाया गया। ठीक है, एक नया संविधान बनाया गया बांग्लादेश में, और उसे किस रूप में ढाला गया? एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक तथा समाजवादी देश होने की घोषणा की गई। ठीक है, कि एक धर्मनिरपेक्ष भी यह देश होगा, लोकतांत्रिक भी होगा, और समाज सेवा के लिए प्रतिबद्ध भी होगा, समाजवादी देश होगा। तो यहाँ दोस्तों धर्मनिरपेक्ष का उपयोग किया गया, यानी सभी धर्मों यहाँ रह सकते हैं। तो शेख मुजीब ने उन संविधान में संसदीय प्रणाली की जगह अध्यक्षात्मक प्रणाली कर लिया। ये एक संसदीय प्रणाली था, लेकिन उसे हटाकर अध्यक्षात्मक प्रणाली कर दिया गया। तो अवामी लीग को छोड़कर सभी को खत्म कर दिया गया, यानी केवल एक ही पार्टी रहना चाहती थी, वो थी अवामी लीग, और उसके साथ कोई दूसरा पार्टी को उसने, सभी पार्टी जितने थे सभी को खत्म कर दिया, और केवल खुद ही तानाशाही के जैसा बन बैठे। एक घटना में सेना के हाथों मुजीब मारे गए, इसी वजह से सेना के हाथों शेख मुजीबुर रहमान मारे गए। तो दोस्तों उनके हत्या के बाद नया सैनिक शासक आया, और जिसका नाम था जिया उर रहमान। उसने बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई। आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी, ठीक है, किसने बनाई? तो आपका उत्तर होगा जिया उर रहमान ने। ठीक है, तो सैनिक शासक जिया उर रहमान ने बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई। इस पार्टी का जो बनाई थी वो 1979 में, ठीक है, 1979 में बनाई थी। तो उसमें वो विजयी रहे थे। ठीक है, वो उन्होंने चुनाव जीत लिया था, और कुछ समय बाद उनकी भी हत्या हो गई। पहले शेख मुजीब की हत्या हुई, फिर इनकी भी हत्या हो गई। अगला सैनिक शासक आया, उसने कार्यभार संभालने के बाद जनता क्या चाहती थी? लोकतंत्र चाहती थी। इसलिए जनता ने आंदोलन शुरू कर दिया, जिसमें स्टूडेंट जो थे वो बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे। ठीक है, जो स्टूडेंट थे वो बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे, और इसी वजह से, इसी के दबाव में उन्हें कुछ मामले में छूट देनी पड़ी, और जनरल इरशाद 5 सालों के लिए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। लेकिन उन्हें जनता के आक्रोश के कारण 1990 में राष्ट्रपति पद का त्याग करना पड़ा, यानी छोड़ना पड़ा। तो यह थी दोस्तों अगला सैनिक शासक की कहानी। इसके बाद प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र है, यानी ये लास्ट थे। इनके बाद लोकतंत्र वहाँ कायम है बांग्लादेश में। ठीक है, प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र। तो ये थी दोस्तों बांग्लादेश के बारे में पूरी डिटेल से। अब अगला वीडियो में हम जानेंगे नेपाल के बारे में। तो दोस्तों आज हम जानेंगे नेपाल के बारे में। नेपाल के बारे में डिटेल से कि वहाँ कौन सा शासन है, राजतंत्र है, लोकतंत्र है, या फिर सैनिक शासन है। तो दोस्तों नेपाल पहले अतीत में एक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। ठीक है, वहाँ एक हिंदू देश हुआ करता था, एक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, और वहाँ बाद में एक संवैधानिक राजतंत्र कायम हुई। ठीक है, बाद में कई वर्षों तक वहाँ संवैधानिक राजतंत्र का शासन रहा। तो दोस्तों संवैधानिक राजतंत्र के समय जो वहाँ के जनता थे वो और भी खुले और उत्तरदायी शासन चाहते थे, जो ऐसा शासन चाहते थे जो लोकतांत्रिक तरीके से खुले भी हो, और क्या हो कि सरकार वहाँ के जो भी थी वो उत्तरदायी हो, शासन जनता के प्रति जो भी शासक थे उत्तरदायी हो। तो ऐसा वो क्या चाहती थी? शासन चाहते थे। तो दोस्तों लेकिन राजा को क्या हुआ कि यह बात मंजूर नहीं थी, राजा को यह बात मंजूर नहीं थी, और उसने पूरा का पूरा क्या किया? सत्ता पर अपना नियंत्रण कर लिया, कब्जा कर लिया। तो इसके बाद क्या हुआ कि एक लोकतंत्र समर्थक आंदोलन हुआ, और इसी आंदोलन में, ठीक है, 1990 में राजा ने एक संवैधानिक, जो इनके संवैधानिक बात थी, लोकतांत्रिक संविधान की बात मान ली गई। जो इनके मांग थी इन लोगों की, वो बात राजा ने मान ली। ठीक है, मान ली। तो दोस्तों नेपाल के माओवादी 1990 के दशक में, नेपाल में माओवादी भी थे, तो जो वहाँ के निवासी थे, तो वो 1990 के दशक में अनेक हिस्सों पर क्या कर लिए थे? अपना प्रभाव जमा चुके थे नेपाल के अनेक हिस्सों में। इससे उनका क्या हुआ कि पॉपुलैरिटी भी बढ़ गई थी। ठीक है, अगर चुनाव होते तो वो जीत जाते, तो अपना प्रभाव में क्या हो गए? कामयाब हो गए। तो माओवादी राजा के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करना चाहते थे, वो राजा के खिलाफ पूरी तरीके से विद्रोह करना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ कि इस बीच सेना
और माओवादी के बीच क्या हो गई, जंग छिड़ गई। सेना और माओवादी के बीच जंग छिड़ गई और यह जंग आगे चल के एक त्रिकोणीय जंग के रूप में बट गया, एक त्रिकोणीय जंग का रूप ले लिया। तो दोस्तों जब जंग छिड़ गई तो एक वक्त ऐसा आया जब युद्ध त्रिकोणीय हो चुका था। क्या हो चुका था, युद्ध त्रिकोणीय हो चुका था, यानी एक तरफ था राजा की सेना, एक तरफ थे लोकतंत्र के समर्थक और एक तरफ थे माओवादी। तो युद्ध त्रिकोणीय हो गया ना, एक तरफ राजा की सेना थी, दूसरे तरफ लोकतंत्र समर्थक जो थे वो थे और एक तरफ माओवादी थे। तो 2002 में राजा ने संसद को भंग कर दिया और सरकार को गिरा दिया। ठीक है। 2006 में यहाँ देशव्यापी लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन हुए, फिर से देशव्यापी लोकतंत्र समर्थक 2006 में हुए प्रदर्शन। तो उसने अपनी पहली जीत हासिल की और राजा द्वारा संसद को पुनः बहाल किया गया। जो राजा ने संसद को भंग कर दिया था 2002 में, उसे 2006 में पुनः बहाल कर दिया गया इस लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन के बाद। तो दोस्तों लोकतंत्र समर्थक जो प्रदर्शन हुआ, उस प्रदर्शन का नेतृत्व करीब 7 दलों के गठबंधन ने किया था। तो 7 दलों के गठबंधन में जिसमें माओवादी गठबंधन तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया था, सभी मिल करके किया था। ठीक है। 7 दलों के गठबंधन, माओवादी और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया था इसका नेतृत्व। तो 2008 में नेपाल राजतंत्र को खत्म करके लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया दोस्तों पूरी तरीके से। और 2015 में नेपाल में नया संविधान अपनाया गया। तो इसे याद रखिएगा, नेपाल राजतंत्र को खत्म करके लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना, तो आपका उत्तर होगा 2008 में। 2015 में उसने अपने नया संविधान को क्या किया, ग्रहण किया, अपनाया। अगला वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर जरूर देखें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल द पॉलिटिकल सौरभ। लेटेस्ट यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो सी ऑन द चैनल। थैंक यू। जय हिंद।